will study transcription. Okay, this is the part of the chapter 6 itself. Yesterday we have done the replication of DNA. Today we will study the transcription process. So what is transcription? The formation of RNA from DNA. This is known as the transcription. So the process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA, this is known as the transcription. So इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के का कोई भी एक स्ट्रैंड है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए सिंथेसिस होता है, देन दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी करते हैं, देन इट इज बीइंग द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज द ट्रांसलेशन. तो पहले स्टेप के अंदर ये आरएनए का सिंथेसिस होता है. बाय दिस प्रोसेस डीएनए ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टू एमआरएनए मॉलिक्यूल. और यहाँ पर जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए. और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, किस उसमें अरेंज होंगे, दैट सीक्वेंस also is means present in the DNA transcripts. वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो mRNA मॉलिक्यूल के अंदर कॉपी होती है. mRNA मॉलिक्यूल therefore has the perfect complementary base sequence. तो अगर हम ये देखें कि आपने देखा है कि रेप्लिकेशन के अंदर भी क्या देखा था हमने कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. ओके, तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इस तरीके से. ठीक है, अब इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या होगा, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग होगी. और अभी जब ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ठीक है, ये जब दो स्ट्रैंड यहाँ पर ये सेपरेट होंगे तो एक स्ट्रैंड को हम कहेंगे कि पेरेंट स्ट्रैंड है, ये ना टेम्पलेट जिसको कहते हैं. अब इस पेरेंट स्ट्रैंड पर जो आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, दैट विल बी द मैसेंजर आरएनए. इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए. और ये मैसेंजर आरएनए जो है, इसके पास जो सीक्वेंसेस होंगे दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये है आपका डीएनए. ठीक है, तो डीएनए का जो पेरेंट स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर होगा, आरएनए के पास होगा. आर यू गेटिंग इट? जो आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज द mRNA, मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है. अंडरस्टूड? सो mRNA मॉलिक्यूल देयरफॉर हैज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस. अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म पर. सो यहाँ पर जो है जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दे आर नॉट बीइंग कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रैंड है ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दोनों जो एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है, ये दोनों की कॉपी नहीं होती है, केवल एक की कॉपी होती है ना. तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है. डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड. आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा कि दोनों ही स्ट्रैंड के सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. लेकिन ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर केवल एक सेगमेंट जो है डीएनए का वो कॉपी होगा आरएनए के अंदर. हियर ओनली वन स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, while in replication both the strands are template. तो ये डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर. रेप्लिकेशन में ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड ही जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा. Now, so there are two that explanation for both the strands DNA not being copied during transcription. ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं सिंथेसाइज होता है. If both the strands act as a template, they would code for RNA molecule with different sequences. अगर यहाँ पर जो है दोनों स्ट्रैंड से जो RNA बनेगा, आर यू गेटिंग इट, कि दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, और जो दोनों पर जो यहाँ पर आरएनए बनेगा, यहाँ पर ये आरएनए के पास जो है वो डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि हर स्ट्रैंड पर जो आरएनए बन रहा है वो उसके पेरेंट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है.
तो दोनों पर जो है डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे. And in turn, if they code for protein, the sequence of amino acids in the proteins also would be different. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो जो प्रोटीन्स हैं अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा. हैंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन. तो डीएनए का जो सेगमेंट है, वन सेगमेंट है डीएनए का, ये कोड करेगा दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए. सो दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. और ये पूरी जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मशीनरी को जो है पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेट कर देगा. इसलिए हमेशा जो डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन के समय एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है. दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क नहीं करते. नेक्स्ट ये है कि अगर दोनों, सपोज कि दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहे हैं तो क्या केस होगा. इफ द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली दे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्योंकि यहाँ पर जो आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है और जो दूसरे स्ट्रैंड पर आरएनए बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो दोनों जब आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे. और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा देन दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए इन प्रोटीन. तो ट्रांसलेशन का जो है स्टेप वो नहीं हो पाएगा. क्लियर. जैसा आपने आरएनए जो है इंटरफेरेंस के अंदर, हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के अंदर ये वाला जो है प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई किया था कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन किया था. क्लियर. सो ये इसका रीजन है. अब हम आते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, दैट टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम्स. मतलब कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं. तो डीएनए हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. Ribonucleosides monophosphates, they activates into ribonucleoside triphosphate by phosphorylase enzyme and phosphoric acid, hence ATP, GTP, UTP, CTP forms. जैसा मैंने आपको रेप्लिकेशन में भी बताया था कि इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैसे, जो मोनोफॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, वो चेंज हो जाते हैं ट्राइफॉस्फेट के अंदर with the help of enzyme phosphorylase. तो इस तरीके से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से ये जो है ट्राइफॉस्फेट्स फॉर्म होते हैं. और ये जब ट्राइफॉस्फेट्स जो फॉर्म होते हैं ये अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस के लिए. ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड दिस डायग्राम आल्सो. तो अब यहाँ पर जो है मैम, अशरफ वांट टू जॉइन द मीटिंग. सो लेट, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी. अशरफ वेट, क्योंकि ये देखो अब इस तरीके से ना डिस्टर्ब होता है क्लास. ये सो लेट. अशरफ, काइंडली जॉइन क्लास एट राइट टाइम. So we'll continue with this. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम स्टडी कर रहे थे. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, तो वो पार्ट या वो सेगमेंट डीएनए का जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रमोटर, ओके, सेकेंड जो है वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, एंड द थर्ड इज द टर्मिनेटर. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है टर्मिनेटर, और ये कोडिंग रीजन जो है ये जो है आपके स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो ये 3 थिंग्स आर देयर. अब यहाँ पर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. सो ट्रांसक्रिप्शन साइट्स पर 2 जो है स्ट्रैंड होते हैं. एक होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं. There is a convention in defining the 2 strands of DNA. अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 स्ट्रैंड है डीएनए का. यहाँ पर एक जो है वो 5' 3' है और दूसरा जो है ये आपका 3'
5 प्राइम है, 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। तो जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए को उनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंस द 2 स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी। अभी मैंने आपको बताया 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम। सिंस बोथ द स्ट्रैंड्स हैव opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyzes the polymerization only in one direction। तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पोलीमरेज, इट ऑलवेज वर्क्स इन वन डायरेक्शन। ये 5 प्राइम 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में ही वर्क करता है। ओके, सो इट ऑलवेज वर्क्स इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। आर यू गेटिंग इट? एंजाइम जो कि इसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है आरएनए के लिए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इट works in 5 prime 3 prime polarity only. So the strand that has polarity 3 prime 5 prime it acts as a template strand। तो जो strand जिसकी polarity 3 prime 5 prime है उसको हम कहते हैं template strand, और इसको हम कहते हैं non coding strand also। Okay, it is known as नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। जब डायग्राम आप बनाते हैं तो कहाँ पर नॉन कोडिंग लिखना है, कहाँ पर कोडिंग लिखना है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 3 to 5 प्राइम, ये टेम्पलेट एज वेल एज इट इज नोन एज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम, ओके, तो 5 प्राइम 3 प्राइम वाला है, ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, एंड यहाँ पर इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं दे आर सेम एज आरएनए। सो अदर स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमाइन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए के अंदर थाइमाइन नहीं प्रेजेंट होता, उसकी प्लेस पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इट इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस स्ट्रैंड इज नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसी जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है, ये इसको अनदर नेम जो है वो है कोडिंग स्ट्रैंड, इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसी को हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो इट इज अंडरस्टूड कि ये नेमिंग कैसे हुई है, नॉन टेम्पलेट 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 स्ट्रैंड जिसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है आरएनए फॉर्म होगा। अब जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं दे आर फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यहाँ पर जो है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये जो आरएनए कोडिंग रीजन है यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। अब प्रमोटर सीक्वेंसेस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है। तो जो प्रमोटर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, सो दिस इज अपस्ट्रीम, ओके, टुवर्ड्स द 5 प्राइम end of structural gene of transcriptional unit. This reference is also made with respect to the polarity of coding strand. Okay, क्योंकि ये नॉन टेम्पलेट है मतलब ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लेबलिंग है वो है कि डीएनए सीक्वेंसेस that provide binding site for RNA polymerase they are present here at the promoter site। तो प्रमोटर का फंक्शन क्या है, तो प्रमोटर जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, या जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो कहाँ पर बाइंड होता है, वो बाइंड होता है आपका प्रमोटर सीक्वेंसेस पर। तो ये प्रमोटर का फंक्शन हुआ। इट इज द presence of promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. By switching its position with terminator, the definition of template and coding strand could be reversed. Binding sites for RNA polymerase lie within the promoter site and promoter sequences, certain short sequences within the promoter sites are conserved और उनको हम जो है recognition sequence भी बोलते हैं ना, इसी के अंदर जो है sequences है उनको recognition sequence। अब हम आते हैं टर्मिनेटर पर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो है रेड कलर का यहाँ पर ये जो है टर्मिनेटर शो किया हुआ है, ये टर्मिनेटर है। यहाँ पर ये हमने देखे थे ये प्रमोटर है। तो टर्मिनेटर क्या है, ये है 3rd प्राइम एंड पर प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी 3rd प्राइम एंड पर जो टर्मिनेटर है वो प्रेजेंट है। डाउन स्ट्रीम
You can see in this direction, this is downstream, the right direction, and this is left one, which is the अपस्ट्रीम डायरेक्शन. तो ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के, एंड यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस. तो ये जो टर्मिनेटर वो सीक्वेंसेस हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एंड करते हैं, और प्रमोटर वो हैं जो उसको आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं. ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की, एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस. So DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule, they are also define a gene. अब यहाँ पर जो सिस्ट्रोन है, it is defined as the functional unit of gene. तो जो जीन फंक्शनल होंगे, जो पार्ट यहाँ पर डीएनए का फंक्शनल होगा दैट इज सिस्ट्रोन. इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. सो स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्ट्रोनिक. तो यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं, इनसे जो है आपका डीएनए का आरएनए का सिंथेसिस होगा. तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रोनिक भी हो सकते हैं. मोनोसिस्ट्रोनिक किस में होंगे? यूकेरियोट्स में. सिस्ट्रोन समझ रहे हो ना, जिसके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के सीक्वेंसेस हैं, जेनेटिक जीन्स हैं. ओके, वो मोनोसिस्ट्रोनिक. तो वो हिस्सा अगर वो केवल वन है तो मोनोसिस्ट्रोनिक. पोली मतलब ऐसे बहुत सारे जो है सिस्ट्रोन्स हैं, जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए के, जो कोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड के लिए. तो यूकेरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर, और प्रोकैरियोट्स में जो है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं. और मोनोसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बीच बीच में कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. सो द जीन इन द यूकेरियोट्स आर स्प्लिट. सो कोडिंग सीक्वेंसेस or expressed sequences are defined as the exons which appear in the mature processed RNA, और exons are interrupted by intron. तो हम जब यूकेरियोट में करेंगे तो क्या होगा? कुछ रीजन होंगे जो कि कोड करेंगे प्रोटीन के लिए, और कुछ रीजन होंगे जो कि कोड नहीं करेंगे प्रोटीन के लिए. तो जो कोड करेंगे वो एक्सोन हो जाएंगे, और जो कोड नहीं करेंगे वो इंट्रोन्स हो जाएंगे. तो एक्सोन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रोन्स, और इंट्रोन्स जो है वो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं जीन के, जो कि अपीयर नहीं होंगे, वो कॉपी नहीं होंगे. ओके, यहाँ पर तो दे डू नॉट अपीयर इन द आरएनए. तो यहाँ पर जो है स्प्लिट सीक्वेंसेस होते हैं यूकेरियोटिक जो है डीएनए के अंदर. अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, बिकॉज यू हैव द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स. फाइन. और ये जो आरएनए सिंथेसिस होगा एमआरएनए, वो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम के जो है डायरेक्शन में होगा. ओके, ये उसका डायरेक्शन है. नाउ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? अब प्रोसेस पर आते. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद हम आएंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पर. तो ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस बाय अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, और की अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, जो आपने रेप्लिकेशन में स्टडी किया. अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रोन. सिस्ट्रोन अभी मैंने आपको डिस्कस किया, विच कोड्स फॉर द विच हैज द सीक्वेंसेस फॉर द पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन. तो यहाँ पर जो प्रमोटर रीजन है सिस्ट्रोन पर, वहां पर जो है अनकॉइलिंग स्टार्ट होती है डीएनए की, एंड इट टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम नोन एज द डीएनए हेलिकेज. सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ पर अनवाइंडिंग स्टार्ट हो रही है. ओके, पर्टिकुलर सीक्वेंस पर. तो ये जो अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज. अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है प्रमोटर सीक्वेंस को. तो यहाँ पर फंक्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का. ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होगा? प्रमोटर रीजन पर बाइंड होगा, रिकॉग्नाइज करेगा और प्रमोटर सीक्वेंस पर बाइंड होगा. आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइजेस आरएनए ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दिस वन जस्ट नाउ आई, और ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो ये जो पॉलीमरेज है ये ऑलवेज इट वर्क्स इन द 5 प्राइम
3' डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन के अंदर जो है वर्क करेगा. Hence, among two strands of DNA, one strand 3' to 5' and it acts as a template. Now, प्रोसेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, सेकेंड है इलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन. तो वन बाय वन हम स्टेप को स्टडी करते हैं. ठीक है. इनिशिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट्स इन द 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज द इनिशिएशन. इट इज कैटलाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर. तो इनिशिएशन हमेशा किसमें होगा? सिग्मा फैक्टर. ये यहाँ पर दे रखा है, सिग्मा फैक्टर से इसकी शुरुआत होती है. ये इनिशिएशन फैक्टर है. ये बाइंड करता है प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए पर और स्पेसिफिसिटी को कन्फर करता है. ओके, प्रमोटर साइट, ये प्रमोटर सीक्वेंसेस है, यहाँ पर ये बाइंड करता है और प्रोसेस को स्टार्ट करता है. इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स नॉन स्पेसिफिकली बाय कोर एंजाइम एट एनी बेस. तो अगर नहीं होगा, अगर ये सिग्मा फैक्टर, तो कहीं से भी ये जो है अनस्पेसिफिकली स्टार्ट हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिकली. तो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है. ओके, देन वी विल कम टू द इलोंगेशन. अब इलोंगेशन जब होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज ए कोर एंजाइम इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. तो यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड होगा. ओके, अनवाइंडिंग हुआ, अनवाइंडिंग के बाद ये सिग्मा फैक्टर जो है वो अटैच हुआ प्रमोटर साइट पर, प्रोसेस को स्टार्ट किया. आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोसेस को फर्दर कैटलाइज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, मतलब ऐड होते चले जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स. और उसके बाद जो रो फैक्टर है यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर सिंथेसिस स्टार्ट हुआ ये आरएनए का, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो आरएनए का यहाँ पर सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा. ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. ठीक है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए, ये एमआरएनए जिसको हम कहेंगे. और ये क्या है? ये नॉन टेम्पलेट जिसको हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस है. और ऐसा ही सेड कि ये 5' 3' डायरेक्शन में ही वर्क करता है. तो ये यहाँ पर 5' 3' एंड से ही सिंथेसिस शुरू होगा आरएनए का. जैसे ही सिंथेसिस आरएनए का कंप्लीट होगा, तब जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वहां पर जो रो फैक्टर है, ये रो फैक्टर जो है ये रिक्वायर्ड होता है टर्मिनेशन के लिए. तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये रो फैक्टर बाइंड हो जाएगा और ये जो सिंथेसिस है एमआरएनए का ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा. तो टर्मिनेशन प्रोसेस ओवर हो जाती है. ओके, सो इन दिस मैनर जो ये सिंथेसिस होता है आरएनए, दिस इज द एमआरएनए. और ये जो एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. सो you can summarize here that RNA polymerase binds to the promoter region of DNA and the process of transcription begins. It uses nucleoside triphosphatase. अब RNA synthesis हो रहा है तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस यहाँ पर अटैच होंगे तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेंगे, पॉलीमराइज होंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, मतलब टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूअस elongation. Only a short stretch of RNA is attached to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, जैसे ही RNA polymerase terminator region पर पहुंचेगा, ये इसका terminator region है, तो वहां आकर के क्या होगा कि नो दिस इज, ये तो आपका वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये है टर्मिनेटर सीक्वेंस. तो जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टॉप हो जाएगी. सो एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव इन प्रोकैरियोट्स. बैक्टीरिया के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए एमआरएनए की. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट इन द बैक्टीरिया as there is no separation of cytosol and nucleus. And in the bacteria the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जैसे एमआरएनए सिंथेसिस होना शुरू होता है उसी के साथ प्रोटीन चेन का बनना भी, मतलब साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है
बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, ये कहाँ होगी? यूकेरियोट्स के अंदर, ये होगी उसके न्यूक्लियस के अंदर। और जब न्यूक्लियस के अंदर ये आरएनए सिंथेसिस होगा, देन इट गोज आउट, ओके, थ्रू द न्यूक्लियर पोर, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का। तो यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 जो है ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम्स की जरूरत होती है। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस के अंदर, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स, एंड there are the different types of RNA polymerase in eukaryotes, जैसे RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। तो 3 इसमें RNA polymerase जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फंक्शन होता है इनका। और आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो सिंथेसिस करता है वो हेटेरोजीनस आरएनए एचएनआरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो एसएनआरएनए का सिंथेसिस में हेल्प करता है, टीआरएनए को भी सिंथेसाइज करता है। सो यहाँ पर यूकेरियोट्स के अंदर जो आरएनए सिंथेसाइज होता है वो, उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, किसके अंदर? यूकेरियोट्स में। और इसकी प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। प्रोकैरियोट्स में आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होगी, एक बार एमआरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन सीधे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूकेरियोट्स में क्या होगा? उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो पहला जो यूकेरियोट्स में आरएनए बनेगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो एचएनआरएनए होगा। एचएनआरएनए मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सोन और इंट्रोन बताया था। तो इंट्रोन जो है वो अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस हैं, और एक्सोन जो है वो यूजफुल बेस सीक्वेंसेस हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये फंक्शनल एमआरएनए में बदलती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के थ्रू। तो दैट आई विल शो यू with the another, this all are the same that parts, this already I had discussed with you, okay, so diagrams are there, this is the whole process। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, दिस इज शोइंग प्रोसेसिंग ऑफ द यूकेरियोटिक एमआरएनए। जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए सीधे सीधे ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक एमआरएनए नहीं। यूकेरियोटिक एमआरएनए जिसको हम एचएनआरएनए भी कहते हैं, इसकी प्रोसेसिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो कन्वर्ट होता है फंक्शनल एमआरएनए के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ that capping at the 5 prime and then after tailing and splicing, दोनों प्रोसेसेस होती हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है केपिंग और टेलिंग किस तरीके से होती है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड, ओके। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो एमआरएनए है इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। रफ एमआरएनए जो मिलता है यूकेरियोट्स में, वो एमआरएनए क्या अनप्रोसेस्ड एमआरएनए होता है, और उसके अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंट्रोन्स जो होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, तो इंट्रोन्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन इंट्रोन्स को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है पहला, और इसके जो 5 प्राइम और 3 प्राइम जो दोनों एंड है उनको जो है कवर करना है। तो केपिंग होती है यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर, तो यहाँ पर ये कैपिंग होगी 5 प्राइम एंड पर, और जो टेलिंग होगी वो कहाँ होगी? ये 3rd प्राइम एंड पर होगी। ये दिस इज 3rd प्राइम एंड। कैपिंग के अंदर क्या होता है? कैपिंग एट 5 एंड अकर्स रैपिडली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर केपिंग के अंदर क्या होगा? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये ऐड होता है 5 प्राइम एंड पर। प्रोसेस कैटेलाइज होती है गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। और ये केपिंग क्यों होती है? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। अगर केपिंग नहीं होगी तो ये राइबोसोम के साथ इसकी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो इस राइबोसोम के साथ अटैच होने के लिए ये कैपिंग होती है। एंड ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल इफ कैप इज लेकिंग, बिकॉज कैप इज आइडेंटिफाइड बाय 18S rRNA ऑफ राइबोसोमल यूनिट। तो राइबोसोमल यूनिट के साथ इस आरएनए को अटैच करने के लिए कैपिंग जरूरी है। और कैपिंग में कुछ नहीं होता है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये हो गई कैपिंग।
अब हम आते हैं टेलिंग और स्प्लाइसिंग पर। टेलिंग में क्या होता है, एडिशन होता है एडिनिलेट रेसिड्यूज का। यहाँ पर आप देख रहे हो ए, ये ए क्या है, एडिनिलेट रेसिड्यू है, अबाउट 200 to 300 at third prime end. So addition of adenylate residue about 200 to 300 at third prime end in a template independent manner on this HNRNA with the help of poly A polymerase। तो यहाँ पर भी इस एडिनिलेट को ऐड करने के लिए भी पोलीमरेज एंजाइम की जरूरत है, पोली ए पोलीमरेज। तो ये हो गई टेलिंग। अब इसके बाद हम आते हैं स्प्लाइसिंग क्या होती है। तो स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इन इंट्रॉन्स को हटाना है जो कि यूजलेस सीक्वेंसेस हैं। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन डिफाइंड ऑर्डर। और ये एक्सॉन्स को बाद में अटैच कर दिया जाता है ना defined order. So introns are removed by the small nuclear RNA, snRNA इनको हटा देता है, और प्रोटीन and protein complex called small nuclear ribonucleoprotein SNRNPS, जिनको SNRPs भी कहते हैं, SNURPS, ये इन इंट्रोन्स को हटा देते हैं। अब उसके बाद जो हमको आरएनए मिलता है वो कैसा मिलता है, ये फुल्ली, जिसको हम कहेंगे प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको कहेंगे ये एमआरएनए, हमको प्रोसेस्ड एमआरएनए यहाँ पर मिलता है यूकेरियोट्स में। Okay, so this is all about the that transcription in eukaryotes and prokaryotes, as well as the taping, this capping and tailing. This all already I explained you. Adenylate residues का थर्ड प्राइम एंड पर जुड़ना, और 5 प्राइम एंड पर यहाँ पर जो है अनयूजुअल जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर उसका एडिशन होना, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है वो, और उसके बाद हमको जो मिलता है वो प्रोसेस्ड जो है आपका एमआरएनए होता है, जिसको ट्रूली हम कहेंगे एमआरएनए। यहाँ पर ये प्री एमआरएनए, अनप्रोसेस्ड एचएनआरएनए जिसको कहेंगे। ओके, सो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो कॉल्ड एज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सिंथेसिस के लिए जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज 1 इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, हेंस न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्टरीज ऑफ द सेल। आरएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3rd हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। Ribosomal RNA is the insoluble RNA. Pribnow box and Tata box. Pribnow, it is a DNA sequence found in the promoter region of genes in prokaryotes. तो वो DNA sequences जो prokaryotes में के promoter region में present होते हैं वो Pribnow box होते हैं. It has the sequence of TAAG, ये स्पेसिफिक होता है। ओके, TA बॉक्स या टाटा बॉक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स ऑल्सो, है ना, इस जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया था। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन द प्रमोटर रीजन ऑफ जीन्स इन यूकैरियोट्स। तो ये उसके नाम है जो प्रमोटर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए में। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में दे आर नोन एज द प्रिबनाउ बॉक्स, और यूकैरियोटिक डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं ये है टाटा बॉक्स। ओके, so in this manner this process is completed. Okay students,